नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। तो शब्द कैसे बनते हैं, इससे पहले हमने वर्ण देखे। तो वर्णों के सार्थक जो समूह है उसको क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, ठीक है ना। और वर्णों का एक व्यवस्थित रूप होता है, उसे क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। तो अब देखो, जैसे ये हैं बर्तन, खिलौने, ये क्या है, हैं तो वर्ण, लेकिन क्या है, एक सार्थक समूह है जिससे एक शब्द यानी सार्थक रूप हो, जिसका कोई अर्थ है। खिलौने ये भी क्या है, वर्ण हैं, लेकिन एक क्या है, व्यवस्थित रूप में और सार्थक रूप में लिखे गए हैं, है ना, रखे गए हैं। अब यही चीज़ अगर हम उलट पुलट करके इन वर्णों को लिख दें तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वो क्या होंगे, निरर्थक शब्द होंगे। जैसे बर्तन है, बर्तन को हम ऐसे अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिन के साथ कोई मात्रा नहीं होती, जैसे व्यंजन है जिनके साथ कोई भी मात्रा नहीं होती, वहाँ पर हर व्यंजन के नीचे हलंत होता है। तो जिनके साथ कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, ठीक है, जैसे ये दिए हुए हैं। ऐसे ही जिनके साथ मात्राएं हैं वो हम देख लेंगे कि कौन सी मात्रा लगी है। जैसे ख को क्या है, छोटी की मात्रा लगी है, तो हम ख को के पैर में हलंत लगाएंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, ई, कौन सी वाली, छोटी ई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। इसी तरह से ल के बाद ओ, फिर न प्लस ए की कौन सी वाली मात्रा है, छोटी ए है ना ये, तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद है, देखो, जिन वर्णों को अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम इधर उधर इन वर्णों को करके लिख देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब ये देखो, ये है तन रब, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर हम सार्थक शब्द जैसे बर्तन बना है इस तरह से इसको लिखते तब तो हमें समझ में आता कि ये क्या लिखा है, बर्तन है ना। अब ये है लोखीने, नहीं पता हमें क्या लिखा है ना। तो ये होते हैं निरर्थक शब्द। तो हम शब्द किसे कहेंगे, तो शब्द उन्हें कहेंगे वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इसके बाद है शब्दों के भेद। तो शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले क्या, उत्पत्ति, यानी जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकले हैं ये शब्द। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, यानी कैसे हम इनको प्रयोग करते हैं शब्दों को, और बनावट या रचना के आधार पर तीसरा। तो सबसे पहले करेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। तो ये शब्द जो हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे इनका जन्म हुआ है। सबसे पहले है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तत्सम शब्द दिया हुआ है। तत्सम शब्द क्या है, जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी तो संस्कृत से ही निकल कर आई है ना। तो जैसे दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम आदि। अब उसके बाद देखो, तत्सम शब्द को हम ऐसे याद कर लेंगे, जैसे तत्सम में क्या आया है, यहाँ पर स है ना, और ऐसे ही संस्कृत में भी स आएगा। तो जहाँ पर स यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी स है। इसका मतलब क्या है, संस्कृत को जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, तत्सम शब्दों में, क्योंकि आगे हमें बैक एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव में क्या है, इसी नाम से ही हम इसका अर्थ समझ लेंगे। तद्भव, जब भाव बदल कर प्रयोग किया जाए, वही संस्कृत के शब्द हैं, उनको भाव, उनका रूप बदल कर फिर जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तब क्या कहेंगे, हम उनको तद्भव शब्द कहते हैं। क्योंकि तत्सम में तो हम ज्यों के त्यों प्रयोग कर रहे थे, अब तद्भव में क्या है, उनका रूप बदल कर प्रयोग करेंगे। जैसे दधि का क्या बन जाएगा, दही, क्षेत्र का खेत, सत्य का सच, ग्राम का गांव, ठीक है। इसके बाद है देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम आम बोलचाल में ही प्रयोग करते हैं और उसके बाद वो क्या है, हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, एक मतलब परमानेंट फिक्स हो गए कि भी हाँ, इस चीज़ को ऐसे ही बोलना है। जैसे पगड़ी है, खिचड़ी है, जूता है, तो ये हमारे देशज शब्द हैं, देसी शब्द हैं जो हमने ही बना दिए हैं। उसके बाद है
विदेशी शब्द, विदेशी यानी किसी भी भाषा के हो सकते हैं। ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ही विदेशी शब्द बोलेंगे। कोई भी भाषा के जो दूसरी भाषा के शब्द, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, किसी भी भाषा के शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द वे कहलाते हैं। तो जैसे स्कूल है, स्कूल इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का है ना। रुमाल है, ये ऐसे ही उर्दू, फ़ारसी इन शब्दों को, अलमारी, आलपिन, ये सब क्या हैं? आलपिन भी अंग्रेजी का है। तो ये क्या हैं? ये शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं, अरबी, फ़ारसी इन भाषाओं से ये शब्द आए हैं और अंग्रेजी से, तो इन्हें क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। ऐसे ही इसके बाद है, अब ये तो हमने की उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से हुआ शब्दों का। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तब हम किन किन आधारों पर शब्दों को बांटते हैं। तो विकारी शब्द हैं और एक दूसरा है अविकारी शब्द। इसके नाम से ही स्पष्ट है, विकारी जिसमें कोई परिवर्तन हो, परिवर्तन आ जाए, विकारी विकार उत्पन्न हो जाए, अविकारी जहाँ कोई परिवर्तन ना हो। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं, ये बदलते रहते हैं। जब हम प्रयोग करेंगे इनको, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये शब्द क्या हैं? ये बदलते रहते हैं, है ना। लड़कियों के लिए अलग होंगे, लड़कों के लिए अलग होंगे। किसी जाति वाचक जैसे संज्ञा है तो वहाँ पर क्या है? पूरे ग्रुप के लिए प्रयोग किए जाएंगे, है ना, पूरी जाति के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो इसी तरह से सर्वनाम भी बदलते रहते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, है ना, ये बदल गए हैं। और क्रियाएं भी बदलती है, क्योंकि जब लिंग वचन आगे बदला होगा तभी क्या है? उसके आधार पर क्रिया भी बदलती है ना। पढ़ता है का पढ़ती है बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जैसे जिन शब्दों को क्या है? जिनमें कोई विकार, किसी भी स्थिति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। अब ये देखो, ये शब्द कौन से होते हैं? जो क्रिया विशेषण है, जैसे धीरे धीरे, तेज, ये क्या है? ये सबके लिए बराबर रहेंगे। संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है, और, तथा, इन सब को क्या है? हम किसी भी आधार पर नहीं बदलते, चाहे कोई पुरुष के लिए प्रयोग करें चाहे स्त्री के लिए प्रयोग करें। विस्मयादि, हे, अरे, ओ, ये क्या हैं? ये कभी भी नहीं बदलते, सबके लिए एक जैसे रहते हैं। उसके बाद है बनावट के आधार पर, ये रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर एक ही बात है, आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखो कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे चीता, रवि और गिलास। अगर हम इनको तोड़ दें, ची अलग कर दें, ता अलग कर दें, ऐसे ही र अलग कर दें, वी अलग कर दें, ऐसे ही गी अलग करें, लास अलग करें, तो ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं बनता इनका, है ना। इस क्या है? और कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई शब्द भी नहीं बनेगा। तो ये क्या है? जिनके टुकड़े ना हो सकें, जिनके और टुकड़े ना हो सकें, और अगर टुकड़े कर भी दिए गए तो क्या है? उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही इसके बाद दूसरे नंबर पर है यौगिक शब्द। ये क्या है? 2 शब्दों के मेल, योग से यानी मेल से जो शब्द बनता है, सार्थक शब्द, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके अगर टुकड़े भी किए जाएं तो क्या है? अलग अलग दोनों का अर्थ निकलेगा। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तक प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है घर, यानी पुस्तकों का घर, पुस्तक का घर या किताब का घर कह लो। स्नान घर, स्नान जहाँ पर नहाते हैं, और घर यानी गृह है, ठीक है। तो इन सब का क्या है? दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यानी 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। अगर इनको टुकड़ों में बांटा जाए तो क्या होगा? इनका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। तो इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनता है, लेकिन इसमें क्या है? ये कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर, ये 2 शब्दों को मिलाकर बनाया है, लेकिन लंबोदर किसके लिए विशेष है? गणेश के लिए। उसके बाद है दशानन, दश आनन यानी 10 सिर वाला, तो किसको बोलेंगे हम? जैसे ही हम बोलते हैं कि दशानन, तब क्या है? हमारे दिमाग में यही आता है ना कि रावण के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है।